अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुख के सारे रंग A+ के संग। सुबह बखैर आप लोगों को, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। व्यूअर्स, आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसले पे आपसे बात करना चाह रही हूँ। वो इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि हमारी ज़िंदगियों में सोशल मीडिया कितनी अहमियत रखता है। अहमियत तो बहुत रखता है क्योंकि हर शख्स ये चाहता है कि वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो। लोगली ये है कि लोग आपस में सोशल मीडिया में ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं। अब वो व्हाट्सएप, अब वो फ़ोन करना, किसी का हाल पूछना, किसी के बारे में पता करना सब बहुत आसान हो चुका हुआ है क्योंकि सब चीज़ें हम लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव कर देते हैं। किसी को कोई तकलीफ़ है वो भी लिख देते हैं, जी आज हम बीमार हैं। कहीं खाने पे जा रहे हैं तो ये लिख देते हैं आज हम खाने पे जा रहे हैं। किसी बाज़ार में घूम रहे हैं तो वहाँ से हम अपना चेक इन डाल देते हैं कि हम इस बाज़ार में। कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये होता है कि भाई हम इधर ट्रैवल करने लगे हैं, या हम CIP लॉन्ज में बैठे हुए हैं, या हम इस जहाज़ से फ़्लाइट ले रहे हैं, या हम यहाँ जा रहे हैं, हम किन लोगों के साथ हैं उनको हम टैग कर देते हैं। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे हम एक्टिव करते हैं इसलिए कि दूसरे को बताने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारी जो प्राइवेसी है वो मजरूह हो रही है, वो चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट नहीं रह रही। लोगों को कैसे पता लग जाता है, हाय हाय वो नज़र लग गई है हमें, या हमारे बारे में कैसे पता था, या कपड़ों के बारे में कैसे पता था कि ये कपड़े पहने में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम खुद ही बताते हैं। और पाकिस्तान में सोशल मीडिया का एक दौर जो है ना, वो दौर चल रहा है क्योंकि हर बंदा जो है व्यूज़ के लिए और कहते हैं ना कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में व्यूज़ के साथ साथ सोशल मीडिया का सही और गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है क्योंकि बहुत से क्राइम जो हैं वो सोशल मीडिया में हो रहे हैं। हर रोज़ हमें कॉल आती है कि आप फ़लाँ बात कर रही हैं, अच्छा हम ये बात कर रहे हैं, आप अपना पासवर्ड दे सकती हैं, या आप इस लिंक पे आप लॉगिन कर सकती हैं। तो ऐसे भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक फ़्रॉड की मुतरादिफ रख रही हैं। ऐसे भी ग्रो जो है ना वो एकदम से एक्टिव हो रहे हैं, जिनको पता है कि सोशल मीडिया में काम हो रहा है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, लोग एक्टिव है सोशल मीडिया में, तो इनके पर्सनल रिकॉर्ड्स बना के लोग नए नए अकाउंट्स बना लेते हैं। उन्हीं के नाम से अकाउंट्स के फिर लोग मांग रहे होते हैं, हमें 100 रुपये का लोड करवा देंगी, हमें 200 रुपये का कार्ड भेज देंगी, या अपना ID कार्ड भेज देंगी। तो इस तरह की चीज़ें हमने बहुत सुनने में देखी हैं। मगर इसके साथ साथ जहाँ सोशल मीडिया का अब्यूज़ हो रहा है वहाँ अच्छे तरीके से यूज़ हो रहा है। ऐसी ख़वातीन जो कि अपना बिज़नेस बढ़ाना चाह रही हैं, ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं और वो ई-कॉमर्स की सपोर्ट पे वो काम कर रहे हैं, तो वो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। बहुत एक पॉजिटिव रोल है कि सोशल मीडिया ऐसे तमाम बिज़नेस की अक्कासी कर रहा है जो कि लोग घर में अपना बिज़नेस प्रमोट कर रहे हैं। मैंने खुद सोशल मीडिया में अपना जो बिज़नेस है वो एक्टिव किया और फॉलोअर्स ना सिर्फ बढ़े बल्कि मुझे रेवेन्यू जनरेट हुआ। ऐसी तमाम ख़वातीन जो मेरे कपड़ों को देखती थी या ज्वेलरी को पसंद करना चाहती थी और उनकी रसाई नहीं थी कि वो मेरे स्टूडियो तक आएँ या वो मुझसे कैसे रब्ता कर सके, तो वो सोशल मीडिया का एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। सोशल मीडिया एक्टिविटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोग सबसे पूछते हैं कि आप सोशल मीडिया पे हैं, किसी का फ़ोन नंबर, घर का एड्रेस इतना ज़रूरी नहीं जितना सोशल मीडिया अकाउंट ज़रूरी है। तो सोशल मीडिया के साथ साथ हमें सोशल रखने के लिए हम रुख करेंगे अपने किचन का, जहां हमारी सोशल एक्टिविस्ट अनम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप कितनी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे? मैं तो काफ़ी एक्टिव, मतलब मैं अपनी पर्सनल और क्या कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काफ़ी एक्टिव हूँ। अच्छा। तो मैं तो पोस्ट करती रहती हूँ, चेक इन्स भी डालती हूँ, लेकिन समटाइम कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि यार ठीक है, नहीं, कभी कभी लगता है नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा। आप अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा ओपन कर देते हैं लोगों के सामने, और लेकिन फिर मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपकी रेसिपीज कितनी सोशल मीडिया पे जो व्यूअर्स आपको देखते हैं किचन में, उनको ये होता है कि अनम ने रेसिपी डाली है, ये कितनी और मुझे बहुत DM भी आते हैं इस चीज़ के लिए कि वो फलां चीज़ की रेसिपी बता दें, वो उस चीज़ की रेसिपी बता दें, तो वो फिर मैं उस तरह से जो है वो DMs भी मैं अपने चेक करती हूँ और उस पर भी मैं रिप्लाई करती हूँ ज़रूर। और मेरी कोशिश यही होती है पर्सनली कि मैं कोई भी अगर किसी भी जगह पे शो कर रही हूँ तो मैं उसका ज़रूर ऐड ऑन करूँ कि अभी मैं इधर काम कर रही हूँ, ताकि जो है मैं लोगों के साथ जो है वो कनेक्टेड रहूँ। आप बहुत अच्छा कर रही हैं और सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करना एक खुशाइन है। हम किचन में आएंगे थोड़ी देर में, मगर व्यूअर्स हम बताना चाहते हैं कि आज की हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन है और उन्होंने सोशल मीडिया से कैसे अपने आप को एक्टिव रखा है।
वो कितना मुनफरिद काम कर रही हैं, क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर वो काम कर रही हैं और ऐसी चीज़ें लेकर आ रही हैं जिससे क्लाइमेटिक की हमें आगाही हो कि हमारे मुल्क का जो मौसम है वो बदलते वक्त के साथ, हमारे मुल्क का क्या बल्कि पूरी दुनिया का मौसम जिस तरह बदला है उस तरीके से हमने छोटी छोटी चीज़ों को कैसे नोटिस करना है और कैसे उसको यूजेज में लेकर आना है। तो मैं इनवाइट करती हूँ राहिला असलम को। अस्सलाम वालेकुम राहिला, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। राहिला, आप क्लाइमेटिक चेंजेस पे काम कर रही हैं और आपने जो अपनी प्रोडक्ट बनाई है वो उसी की एक डिपिक्शन है। तो आइए आपके स्टेशन पे चलते हैं। पहले तो मुझे बताएं कि इस प्रोडक्ट को बनाने की वजह क्या थी और ये है क्या? ये मैं ट्री बनाती हूँ वायर और बीड्स के साथ। ये देखें, ये एनवायरनमेंट के हिसाब से और थीम के हिसाब से मैंने बनाए हैं। ये वालिदैन है, ये पेरेंट्स हैं, मुख्तलिफ जैसे अपने बच्चों को ग्रो कर रहे हैं उनकी उम्र के साथ कलर दिए मैंने कि ढल रही है। तो बच्चे ये ग्रो कर रहे आपने हैं। ट्रीज बनाए, तो ट्रीज ही क्यों बनाई? कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ट्रीज इसलिए बनाया कि हमें ज़रूरत है, आजकल जो एनवायरनमेंट उसमें ट्रीज ज़्यादा होने चाहिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने किया कि जो अपने मतलब लोगों को जहन में आए कि जितने वालिदैन ज़रूरी हैं उतना ही ट्री ज़रूरी है, क्योंकि ये है तो ज़िंदगी है। तो क्या आपका नेचर से इतना गहरा ताल्लुक था कि आपने यही इसको एज अ अपना बिजनेस बनाया? ये देखें, ये मतलब बस हम जब भी ट्रैवल करते थे दरख्तों को बस देखते जाते थे, शायद ये इस वजह से मैंने इस चीज़ को फिर चुन लिया है। मुझे अंदाज़ा तो नहीं था, लेकिन अब मतलब अच्छा लगता है ये करना। और ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो मतलब हमारी अगली जनरेशन है उनको भी इन चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि दरख्त लगाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है, हम इन दरख्तों से अब जो ये ख़रीदेगा वालिदैन उसको अपने पेरेंट्स का ख्याल होगा कि मेरे पेरेंट्स ने अपनी उम्र मेरे लिए सारी की है, तो हम रिश्तों को भी बचा रहे हैं, हम एनवायरनमेंट। आपने हर दरख्त के पीछे एक फिलोसफी, एक स्टोरी दी है और स्टोरी लाइन से आप लोगों को आगाह कर रही हैं कि आप अगर ये दरख्त खरीदेंगे या आपसे बाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी। ये देखें, ये सिंगल मदर है, सिंगल मदर है। ये मदर्स के ख्वाहिशें भी हैं, उनके रंग भी हैं, लेकिन वो सिंगल हैं, उन्होंने अपने बच्चों को करना है, ये उनके बच्चों को वो अपने ग्रो कर रहे हैं। बच्चों के भी कलर्स हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई मतलब अपने माहौल के हिसाब से ये सिंगल मदर को वो करता है। ये आर्ट जो है ये कितने दिनों में सीखा जा सकता है? क्योंकि ऑब्वियसली आजकल छुट्टियां हैं और हर बच्चों का शौक होता है पसंद हो तो आपको पता दिन रात भी आप कर लेते हैं। मैं रात को 3 बजे तक भी बना लेती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ, बाद में थकती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है बनाना। हाँ। तो जिनको पसंद होता है वो आपको पता है वो कर लेते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है, मतलब हार्ड वर्क है लेकिन सीखना मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसकी कितनी कॉस्ट आपको घर पे आती है? और फिर आप मुझे बताएं सैले में, जैसे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनके लिए भी एक बहुत अच्छा आइडिया है कि हाँ जी, छोटे छोटे तरीकों से वो खुद बनाना, तरीकों से बच्चियाँ सीखें। ये मेरी भांजी है, वो करती है मेरे साथ, तो आप वो कर लेते हैं। पैसों से आपने स्टार्ट किया था? ये मतलब ज़्यादा से भी कर सकते हैं, वो मसला कोई नहीं, लेकिन आप 20-25 हज़ार से शुरू कर सकते हैं। आप बीड्स ला के आप वायर ले लें, बीड्स ले लें। मैं मतलब कॉपर वायर यूज़ करती हूँ, या फिर ये मल्टी कलर होती है, इम्पोर्टेड वायर किसको कहते हैं, इसमें हर कलर की मिल जाती है, वो यूज़ करते हैं। स्टील वायर करते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा ला के कर लें, फिर आप सेल करते हैं, आपको वो होता है। अच्छा, मुझे थोड़ी थोड़ी बता दें, अपनी प्राइसेस भी बता दें और फिर मैं आपके सोशल मीडिया के बारे में बात करूंगी। आप थोड़ी प्राइसेस बताएं अपने इस ट्रीज की। ये मेरी 1500 से शुरू होते हैं और 3000 तक जाते हैं। अच्छा, और इसको एज अ डेकोरेशन यूज कर सकते हैं, थेरेपी यूज कर सकते हैं। जब आप अकेले हों, आपको डिप्रेशन है तो आपको चाहिए कि आप इनको चेंज करते रहें, इनकी शक्ल चेंज हो जाती है। आप ऊपर नीचे इसको देखें, आप शक्ल चेंज करके दिखाएं हमें ये कैमरे में, कैसे आप इसको चेंज करती हैं? ये देखें, ये इसको इस तरह कर लेंगे, आप इसको कर लेंगे। हर अंदाज से फिर आप इसकी पत्तियों को बिल्कुल खोल लें या बिल्कुल बंद करके आप जैसे आपने शेप देनी है आप दे सकते हैं इसको। ये टूटती नहीं है क्योंकि वायर है इसमें ना, और ये खराब भी नहीं होगी। हाँ जी, जैसे आपका दिल चाहे, आप फारिग हैं तो घर में कोई नहीं, आप डिप्रेशन में हैं या आप इनके पास बैठिए, आप इनको देखते रहें। इससे आप ना सिर्फ ये प्रमोट कर रही हैं एक आर्ट को, बल्कि आप ये भी कह रही हैं कि दरख्त लगाएं। हाँ जी। और ये है कि आप क्योंकि ज़रूरी है कि अब एक बंदा कमाए और सारे खाएं, ये नहीं है, अब हर बंदे को करना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते घर से तो आप अपने घर में बैठ के बनाएं, सोशल मीडिया यूज़ करें। राहिला, आपको लोग कैसे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हैं?
फेसबुक पे मेरा जेमिनाई हुनर के नाम से पेज बना हुआ है, आप उस पर देख लें। और इंस्टाग्राम पे मेरा जेमिनाई _ हुनर 2 के नाम पे बना हुआ ठीक है, ठीक और है। व्हाट्सएप भी मैं यूज़ करती हूँ, उस पर भी मैं अपने लगा लेती हूँ, तो जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में होते हैं वो मुझे उधर से भी फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो बस थैंक यू सो मच राहीला। और व्यूअर्स, आपने ये देखा कि राहीला जो है एक जापानीज़ आर्ट को लेके आगे चल रही हैं और ना सिर्फ उन्होंने आर्ट को फ़रोग़ दिया है, बल्कि इससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो एक कॉन्सेप्ट है उसको जोड़ा है। और हम सब अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा दरख्त नहीं काटना, दरख्त लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करो, इससे ना सिर्फ आपको ऑक्सीजन मिलेगी बल्कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा और मुल्क में माहौलियाती आलूदगी ख़त्म होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने अपना बिज़नेस बनाया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं और हमारी जो ख़वातीन हमें देख रही हैं वो इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने बिज़नेस को आगे लेके जा सकती हैं और बिज़नेस कर सकती हैं। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि आज के हमारे मेहमान ख़ास कौन है। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, हर खातून की एक दुखती रग होती है और दुखती रग ये है वेट, वज़न। हम सुबह उठते हैं तो हम सबसे पहले अपने आप को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा आज वज़न ज़्यादा बढ़ गया है और फिर कुछ अरसे के बाद हमें जब कोई देखता है तो हमें कहता है तुम तो और मोटी हो गई हो, या कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं यार पहले से कम हुई भी हो। हर रोज़ का हमारा ये मसला है कि हमने अपने वेट को इनकाउंटर करना है। अच्छा, वेट के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ाहिर हर इंसान को कुछ ना कुछ बीमारियां भी होती हैं। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, किसी को स्ट्रेस में ज़्यादा खाने की आदत है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग के बावजूद भी वेट लूज़ नहीं कर रहा, कोई बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का एक निचोड़ होता है, वो हम कहते हैं कि हमारे हेल्थ एक्सपर्ट। और हेल्थ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर चीज़ के लिए जब कहाँ गूगल करते हैं, सोशल मीडिया का यूजेज करते हैं, तो वहाँ हम सोचते हैं कि हम क्यों ना हेल्थ एक्सपर्ट को अपने प्रोग्राम का परमानेंट हिस्सा बनाएं। तो आज जो हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और वो बहुत अच्छे मशवरे भी देती हैं और आपने हमेशा से उनको टीवी स्क्रीन पे भी देखा है। तो मैं इनवाइट करती हूँ आयशा नासिर को। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। इतनी स्मार्ट और इतनी टोन्ड अप रहती हैं। सबसे पहले तो आपको जो व्यूअर्स देख रहे होंगे आपसे सबसे पहला सवाल होगा कि आप करती क्या हैं? हर वक्त डाइट, हर वक्त देखिए डाइट हमें लगता है कि पता नहीं कितनी बुरी चीज़ है। हाँ। डाइट का मतलब होता है साफ़ सुथरा खाना पीना। मतलब जंक फूड वंस इन अ वाइल खाया जाए। जंक फूड जैसे आजकल हमारे लोगों का मसला क्या है, रात को बोर हो रहे हैं, जंक फूड ऑर्डर कर ली, मेरा वो वाली रूटीन है। रात को बोर हो भी रहे हैं तो कुछ हेल्दी खाना मंगा लिया। तो मैं हेल्दी ईटिंग करती हूँ, साफ़ सुथरा। अच्छा, हेल्दी ईटिंग के साथ साथ डाइट्स की भी बहुत ज़्यादा ना एडवांस चीज़ें आ चुकी हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाए, कीटो डाइट हो गई, इसके बाद हाई प्रोटीन डाइट हो गई, एटकिंस हो गई। बिल्कुल, हर दौर में डाइट बदली। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबको लगता है कि हाँ, हम लोग खुद अपने डॉक्टर्स घर में बन गए हैं, हर बंदा खुद डाइट कर रहा है। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि डाइट करने का तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं लोगों को समझाती हूँ कि अगर डाइट इतनी आसान होती तो लोग एमफिल पीएचडी फूड एंड न्यूट्रिशन ना कर रहे होते। हमें लगता है कि जो डाइट प्लान एक बंदे के लिए काम कर रहा है वो सबके लिए काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। एक ऐसा बंदा जिसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, वो अफोर्ड नहीं करता डाइटिशियन को, वो घर बैठे डाइट कर सकता है, उस केस में वो बंदा जो खा रहा है वो उसको हाफ कर दे। लेकिन जिस बंदे की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कोई किडनी का मसला है, कोई शुगर का मसला है, कोई ब्लड प्रेशर हाई रहता है या लो रहता है, इवन यूरिक एसिड का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, उसको क्वालिफाइड पर्सन के पास जाना चाहिए ताकि वो उसका एक कैलोरी काउंट करके जो चीज़ें वो खा सकता है, जो चीज़ें नहीं खा सकता, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्लान बना के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये तो रोज़ का हमारा ये मसला है कि भाई हमने डाइट स्टार्ट करनी है, हमने ज़्यादा खा लिया, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल, तो हमें लगता है कि हमने किस की डाइट फॉलो करनी है। इसी पे बात करते हैं। प्लीज़ हैव अ हॉट सीट। और व्यूअर्स, डाइट के साथ साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स भी लेंगे और मशवरे भी आपसे लेंगे कि आप बताएं कि जो डिफरेंट किस्म की डाइट्स आ रही हैं उसमें आप प्रेफरेबली लोगों के लिए, जो सब के लिए हर बंदा जो कर सकता है, वो कौन सी डाइट है।
कोई ऐसी डाइट नहीं है हिना जो हर बंदा कर सके। वैसे जो मैं ज़्यादा अपने पेशेंट्स को देती हूँ वो देती हूँ हाई प्रोटीन, लेकिन अगर आप देखें ना किसी का किडनी का कोई मसला चल रहा है या किसी का यूरिक एसिड का मसला है तो वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं कर सकता। किसी को कोलेस्ट्रॉल का मसला है या फैटी लिवर है तो वो कीटो नहीं कर सकता। कीटो को तो मैं पर्सनली इंडोर्स भी नहीं करती, मुझे पर्सनली कीटो डाइट बहुत बुरी लगती है बिकॉज उसके हेल्थ पे बहुत बुरे नुकसान आते हैं। अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया में रहता है, इस बात का मतलब ये कोई ऐसा मरीज़ है जिसकी शुगर लो हो जाती है, स्पेशली रात को उसको एकदम चक्कर आते हैं या सर में दर्द शुरू हो जाती है, चाहे वो डायबिटिक है चाहे वो डायबिटिक नहीं है, एक आम बंदा भी हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो उसके लिए इवन लो कैलोरी डाइट भी वो भी बड़े तरीके से करानी पड़ेगी। कोई ऐसी डाइट नहीं है जो सबको फिट हो जाए। जैसे एक हम कहते होते हैं कि हर चाबी हर ताले के लिए नहीं होती, इसी तरह हर डाइट हर एक के लिए नहीं होती। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत रुझान आया। हर बंदा ये समझता है कि अगर वो फास्टिंग करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। आप क्या समझती हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो हर बंदा कर सकता है कि वो भी कोई कर सकता है ना? जो डायबिटिक पेशेंट है वो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करेगा तो क्या होगा, रात को शुगर लो हो जाएगी। यही प्रॉब्लम है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है। मैं भी साल में कोई 2-3 दफ़ा 3-3 महीने के लिए करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिकॉज ये आपकी शुगर को रिवर्स करने में हेल्प करती है। ये अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है उसको मैनेज करने में हेल्प करती है, बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट हेल्पफुल है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकता, उसकी शुगर लो हो जाएगी। एंड शुगर हाई होना इतना नुकसानदेह नहीं है जितना शुगर लो होना नुकसानदेह है, बिकॉज जब शुगर लो होती है तो स्ट्रोक हो सकता है, फालिज का अटैक हो सकता है, जो फिर पूरी उम्र चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। तो इंटरमिटेंट डायबिटिक पेशेंट ना करे, या वो पेशेंट जिसको हाइपोग्लाइसीमिया रहता है वो ना करे, बाकी सब कर सकते हैं। बहुत अच्छी। ब्लड प्रेशर्स पे हम आते हैं। ब्लड प्रेशर भी एक बहुत कॉमन मसला है। सम पीपल हैव अ लो ब्लड प्रेशर, बट काफ़ियों के हाई ब्लड प्रेशर में, वो भी हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का है कि हम लोग फूड इनटेक हमारा है। हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर आप क्या रिकमेंड करती हैं, कौन कौन से हमें खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए? अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि वो क्या गलती करते हैं। हम जितनी पैकेट की अशिया खाते हैं उसका जो प्रिजर्वेटिव होता है ना, वो होता है सोडियम ग्लूटामेट। सोडियम लफ्ज़ आ गया, नमक लफ्ज़ आ गया। हम लोग कहते हैं हम मीठे बिस्किट तो खा सकते हैं, ठीक है, हम नमक लगे बिस्किट नहीं खा रहे, हम जीरे वाले बिस्किट नहीं खा रहे, हम निम्को नहीं खा रहे, लेकिन मीठी चीज़ मीठे जितनी हमारे जेली वगैरह आ जाती है, कहीं ना कहीं उसके जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो आपका ब्लड प्रेशर हाई करा सकते हैं। इसी तरह जो सीरियल्स आते हैं, पैकेट की तमाम अशिया मना है। फिर एक बहुत और चीज़ देखी गई है, प्रोसेस फीड। बाहर से कबाब, फ्रोज़न कबाब ला के रख लेंगे, हम सब करते हैं ये, और वो तल के खा लेंगे। जी, कबाब ही है, प्रोटीन है। एक तो ये तली हुई चीज़ मना, ऊपर से उसके अंदर नमक पहले से लगा हुआ है। जो नमक लगा गोश्त है वो इंतहाई ख़तरनाक है, वो कैंसर की भी वजह बन सकता है, वो ब्लड प्रेशर की भी वजह बन सकता है। नमक लगी जितनी चीज़ें हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स ने वो अवॉइड करनी है। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है, बाहर से आए हैं जी, बहुत ज़्यादा धूप लगी है, नमक डाल के हमने कोई फ्रूट का जूस बना लिया, फालसे का जूस बना लिया, हमने आड़ू का जूस बना लिया, हमने कोई स्कंजबीन पी लिया। हर वो चीज़ जिसके अंदर नमक आ रहा है वो अवॉइड करनी है। एक और चीज़, अक्सर ये जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, इन्हें लगता है कि हम सिर्फ पिंक सॉल्ट पे स्विच कर जाएंगे तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है ना। पिंक सॉल्ट आयोडाइज नहीं होता। ऐसे लोगों को थायराइड हो सकता है बिकॉज आयोडीन की कमी हो जाएगी। अगर आपको पिंक सॉल्ट पे स्विच करना है, एक तो वेरी अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि जी पिंक सॉल्ट के तो पता नहीं कितने बेनिफिट्स हैं, ये नेचुरल है। भाई, आप कोई 4 किलो नमक तो दिन का खाने से रहे, उसके अंदर जितने मिनरल्स हैं, या तो हो कि वो आप 1-2 किलो दिन का खा रहे हो तो आपको वो मिनरल्स मिलेंगे। इतना सा आपने नमक डालना, आपको क्या ही मिनरल उसमें से मिल जाना है। पिंक सॉल्ट के बिल्कुल बेनिफिट्स नहीं है, वो बिल्कुल चीज़ गलत है। अगर आपका बहुत दिल है जी पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करना ही करना है, तो आयोडीन मिला पिंक सॉल्ट आ गया हुआ मार्केट में, उसका इस्तेमाल करें ताकि एटलीस्ट आपको थायराइड या आयोडीन की कमी ना हो। वेरी यूज़फुल टिप्स डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर आयशा, अभी हमने बहुत सी बातें करनी है और ख़ासतौर पर विमेन ओरिएंटेड इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन व्यूअर्स यहाँ लेनी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। एक बार खुशामदीद आपको व्यूअर्स। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं अगर आपकी सेहत है तो आपकी ज़िंदगी है। तो इस ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, हमने सोचा कि हम अपने हेल्थ एक्सपर्ट को बुलाएं और उनसे बात करें। जी आयशा में हम बात कर रहे थे कि ख़वातीन का जो मेजर इशू आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी आ रही है, हर दूसरी खातून से पूछो तो ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन क्या है, ब्रेस्ट कैंसर क्यों डेवलप हो रहा है?
अच्छा है ना, एक तो ये कि इसमें ज़्यादा हमारे जेनेटिक फैक्टर्स जो हैं वो काउंट करते हैं, लेकिन सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स को ही वजह कहना जो है वो मुश्किल है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसका कॉज अभी तक अनडायग्नोज्ड है, मतलब क्या वजह हो सकती है किसी को ब्रेस्ट कैंसर या कैंसर होने की, वो अभी तक कोई ख़ास हम उसमें फैक्टर नहीं आइडेंटिफाई कर सके कि यही वजह है जिसकी वजह से कैंसर होता है, चाहे वो कोई से भी कैंसर है, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। अब ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी की भी फैमिली हिस्ट्री में है, जैसे फुप्पो को है, खाला को है, मदर को है, बहन को है, तो ऐसी खातून को बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए वो क्या चीज़ें खाते हैं, एंड वैसे जनरल एहतियात जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। हर वो चीज़ जो एस्ट्रोजन बढ़ाती है, अब एस्ट्रोजन कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं हमें वो भी नहीं पता। दालचीनी बढ़ाती है, सौंफ बढ़ाती है, मेथी दाना, हर वो चीज़ जो फीमेल का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाती है वही चीज़ें एस्ट्रोजन भी बढ़ाती हैं। यानी जब बच्चे को दूध पिलाना होता है तो माएँ दादियाँ हमें बताती थी अजवाइन का इस्तेमाल किया जाए जी, मेथी दाने का इस्तेमाल किया जाए, हर वो चीज़ ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ाएगी बिकॉज वो एस्ट्रोजन भी बढ़ाएगी। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आम फीमेल ले सकती हैं, लेकिन अगर आपके इवन दूर के रिश्तेदारों में भी, यानी अम्मा की खाला को भी ब्रेस्ट कैंसर था, तो भी आपको इन चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करना है। ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि आपने दालचीनी मुकम्मल खाने से निकाल दी और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त ही ख़राब होने लग गई है बिकॉज आप अच्छी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें। ज़रूरत के हिसाब से लें, लेकिन पानी के अंदर घोल घोल के लेना, कहवों के तौर पे इस्तेमाल करना, पूरे दिन में डिटॉक्स बना के पीना, वो फिर गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ फीमेल्स को, जो कि अक्सर हम मीडिया पे भी देखते हैं कि फीमेल्स को बताया जाता है एज सून एज आपको लगे कि ब्रेस्ट का कलर बदल रहा है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है ब्रेस्ट से, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए, एग्जामिनेशन कराना चाहिए ताकि टाइम पे इसको रूल आउट किया जा सके। एंड चूँकि मेरी अपनी फैमिली में ये हिस्ट्री है तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि कोई गिल्टी अगर बन जाए लोग वो इग्नोर कर देते हैं कि बस कोई मसला नहीं है, एक गिल्टी ही है, दर्द तो नहीं कर रही। लेकिन अगर आपकी कोई भी ऐसी ग्रोथ है जो चाहे दर्द करती है चाहे दर्द नहीं करती, कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ है जो बचपन से नहीं है, या आपको लगता है विद टाइम कुछ डिफरेंट हो रहा है, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से मिलें। और आप अब टाइम पे अगर इसका डायग्नोसिस हो जाए, ये बुरी चीज़, मतलब ये बुरी चीज़ तो है, आई मीन ये बचाया जा सकता है इंसान को, मगर वही बात कि अगर आप इसको स्टेज 4 तक ले जाएंगे, बिकॉज इसके कोई सिम्टम्स नहीं आना है, ये नहीं है कि आपको चक्कर आएंगे, आपको कोई उल्टियाँ आएंगी, पहले 3 स्टेजेस पे तो कोई खास सिम्टम्स ही नहीं आते। और यही वजह है ना कितने लोगों का ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 4 पे जाके डायग्नोज हो रहा होता है, वहाँ पे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, वहाँ पे जाके पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो टाइम पे अगर आप इसको डायग्नोज कर लेंगे, टाइम पे इसका ट्रीटमेंट करा लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल इससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। अच्छा आशा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जंक फूड के हवाले से कि किस एज में आपको जंक फूड को कहते हैं ना बाय बाय कह देना चाहिए, और किस एज पे आपको कहना चाहिए कि यू कैन हैव इट। अच्छा है ना, कोई भी एज ऐसी नहीं है जिस पे जंक फूड जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन आजकल का देखें, एक होती है हमारी पढ़ाई, एक होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आप मुझे बताएं आजकल के दौर में कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा जो कि अपने दोस्तों से भी मिलता है, उसको यही नहीं पता बर्गर क्या होता है, पिज़्ज़ा क्या होता है, उसका जायका कैसे होता है। मैंने एक्चुअली एक केस ऐसा देखा था जहाँ पे एक मदर ने अपनी बच्ची को कभी चिप्स नहीं खिलाए, कि जो मार्केट में पैकेट्स में चिप्स मिलते हैं वो माँ ने कभी बच्चे को नहीं खिलाए। अब जब उस बच्ची की शादी होती है, वो जिस घर में जाती है, वहाँ पे जैसे ही वो चिप्स को चखती है उसके पूरे मुंह पे भी एलर्जी हो जाती है, ये सारा मुंह भी सूज जाता है। ये नॉर्मल नहीं है। आजकल के दौर में अगर आपने फैमिली के साथ रहना है, आपने 4 लोगों में रहना है, तो आपको दुनिया के साथ भी चलना है और आपको सेहत को लेकर भी चलना है। आप 15 दिन में एक दफ़ा जंक फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एतदाल में रह के। इस बात का मतलब ये है, अगर आपने बर्गर खाना, आप हाफ बर्गर खा लें, बस काफ़ी, आपको उसका जायका भी पता चल जाएगा। कंट्रोल कर लें, पोर्शन कंट्रोल, एंड 15 डेज में एक दफ़ा। ये जो हमारे घरों में ट्रेंड है जी, बच्चा बोर हो रहा है, बच्चों के पास ऐप्स हैं, बच्चे ऑर्डर कर लेते हैं, माओं को तब पता चलता है जब वो खाना बाहर आ जाता है, फिर माएँ आके हमें कहती हैं जी हमें तो तब पता चला जब खाना आ जाता है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, भैया आप पैसे ना दें, 2 दिन आप पैसे नहीं देंगे तो बच्चे को खुद ही पता चल जाएगा कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो कंट्रोल के साथ दिया जा सकता है, बट 15 डेज में। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो ग्लो होती है, और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिससे आपका जो कलर है वो मध्यम हो जाता है, क्योंकि वेदर हाउ हॉट इट इज़। अच्छा, ऑल्दो मैं स्किन की डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, अगर आप सन ब्लॉक अप्लाई नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई डाइट आप पे काम नहीं करने वाली। जहाँ तक डाइट की बात है, हमें लगता है फ्रूट जूसेस नहीं सारा काम कर देना है, फ्रूट को वैसे आजकल के मौसम में जो फल मिल रहे हैं, आम बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, आड़ू बहुत अच्छा सोर्स है, लीची बहुत अच्छा सोर्स है, खुबानी, आलूखारा, विटामिन सी का इस्तेमाल ज़रूर रखें अपनी डाइट के अंदर। इसके साथ साथ फाइबर का इस्तेमाल, फाइबर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर,
जो अजनास हम खाते हैं वो भी फाइबर का अच्छा सोर्स हो सकता है अगर आप होल ग्रेन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो दूध या दही है उसका इस्तेमाल अपनी डाइट में ज़रूर रखें, बिकॉज डेयरी भी हाइड्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम लोग, आप कहती हैं कि कीटो नहीं करनी चाहिए, बट व्हाट इज़ कीटो डाइट? कीटो डाइट बेसिकली एक फैट डाइट है। ये एक ऐसी डाइट है जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई थी। ये आम बंदे के लिए डाइट नहीं है। अब हुआ ये कि जब एपिलेप्टिक पेशेंट्स का उससे वेट लॉस शुरू हुआ तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हमें तो बड़ा अच्छा फार्मूला मिल गया। इसमें होता ये है कि आपका फैट परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है और आपके कार्ब्स यानी रोटी, चावल, दूध, फ्रूट, फल, दालें सब रोक दी जाती हैं। मुझे इस पे एतराज़ ये है, एक तो ये कि कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाती है, हेयर फॉल वर्स शुरू हो जाता है, आपकी स्किन कभी रिकवर नहीं कर पाती। लोगों को लगता है हम मल्टीविटामिन्स लेंगे तो जी मल्टीविटामिन्स ले लो, उसमें हमारी स्किन भी बच जाएगी, हमारे बाल भी बच जाएंगे वगैरह वगैरह। बट है ना, मैं और आप, हम जिस मुल्क में रहते हैं, कैसे हो सकता है हम पूरी उम्र के लिए रोटी छोड़ के रखते हैं? नहीं छोड़ सकते। कभी ना कभी ऐसा पेशेंट कुछ ना कुछ खा लेता है, जैसे ही खाता है वेट बाउंस बैक करता है। अच्छा आयशा, हमेशा देखा है कीटो के बाद जिसने भी वजन लूज किया उसने डबल गेन किया और वो इतना स्टबन होके वापस आता है, फिर रोते हुए हमारे पास आते हैं। अब जी वेट था पहले कीटो से पहले 80 था, अब 100 हो गया और अब हम महीना डाइट करते हैं 1 किलो कम होता है। अब इतना बॉडी आगे से रेजिस्ट करती है डाइट प्लान्स को, अच्छी हेल्दी डाइट पे वो बॉडी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। वो काम करें जो आप पूरी उम्र लेकर चल सकते हैं। एक्चुअली अमेरिका में कई ऐसी स्टेट्स हैं जो कीटो हो गई हैं, पूरी स्टेट कीटो हो गई है। अब देखिए ना, हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ फ्रूट्स अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ पे वेजिटेबल्स वही आ रही हैं जो कीटो वाली हैं, जहाँ पे आटे वही मिल रहे हैं जो, तो हम कीटो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हमने किसी शादी पे जाना है, मिलना ही नान है, वहाँ पे मिलने ही चावल है, मिलने ही कबाबों के साथ आपको वो ऑप्शंस हैं जो कि कीटो में इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। हमने कभी ना कभी तो कीटो से उतरना है। जब हम कीटो से उतरेंगे तो फिर वो जो साइड इफेक्ट्स आते हैं उसके लिए हमें से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता। वो फिर डाइटिशियन से भी नहीं संभाले जाते, वो इंसान से खुद भी नहीं संभाले जाते। मेरे पास एक्चुअली कई लोग आते हैं, वो कहते हैं हम तो इतने अच्छी कीटो करते थे, हमने तो खुद ही डाइट प्लान देना शुरू कर दिया। पूरे रिश्तेदारों को हम डाइट प्लान देते थे कीटो के, इतनी हमें कीटो की समझ आ गई। अब नहीं समझ आ रही कि अब क्या करना, अब क्या करें। तो वो जो कीटो एक लाइफ लॉन्ग नहीं ना लेकर चल सकते, कोई चीज़ जो आप पूरी उम्र नहीं चला सकते, प्लीज़ उसकी तरफ मत। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डाइट एज वेल। आम बंदा तो मेरे और आपके लिए तो है ही नहीं, ये तो बहुत ही जी महंगी डाइट है और नट्स का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा है। गरीब बंदा इसको नहीं कर सकता, इवन मिडिल क्लास फैमिली कर सकती है, 1 दफ़ा 2 दफ़ा कर लेंगे, आप उसको मेंटेन नहीं। बिल्कुल। कोकोनट ऑयल ही वैसे इतना एक्सपेंसिव है। कोकोनट ऑयल, आमंड की रोटी, आमंड मिल्क। अगर मैं किसी अमीर बंदे को भी कहूँ ना जो DH में रह रहा है कि आमंड मिल्क पीना है, 1 गिलास पीना है, तो वो 2 महीने बाद आके कहेंगे बहुत महंगा है। इत्तेदाल में कैसे खा सकते हैं, बस इसका लास्ट मुझे आंसर दें, क्योंकि हमारी ख़वातीन देख रही हैं, हम सब ने वेट लूज़ करना, हम चाहते हैं कि हम 1-1.5 kg तो हफ्ते में कर ही लेना। हो सकता है। बताएं, जो रोटी आप खा रहे हैं आपने उसको आधा, अगर आप दिन में 1 रोटी खाते हैं तो आप दिन में आधी रोटी खाना शुरू कर दें। दिन में 3 रोटियां खा रहे हैं तो दिन में 1.5 रोटी खाना शुरू कर दें। फ्रूट्स को भी हाफ कर दें, डेयरी की सर्विंग को भी हाफ कर दें। यही आपकी डाइट है, इसलिए आप जैसे हम बन सकते हैं। हाँ, आहिस्ता थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, इट्स प्लेजर मीटिंग यू, और बहुत यूजफुल टिप्स आपने दी हैं। तो व्यूअर्स, अपनी डाइट कैसे ठीक करनी है, अपने डाइट को इत्तेदाल में कैसे रखना है, और वेट लॉस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट हेल्थ लॉस इज़ रियली बैड। आप वेट तभी लूज़ करेंगे जब अच्छा खाएंगे, और अच्छा तभी खाएंगे जब अच्छा सोचेंगे। तो इसके साथ साथ हमने यहाँ लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज जो हम बात करेंगे वो बात यह है कि प्राइवेसी इज़ पावर एंड पीपल कैन नॉट डिस्ट्रॉय व्हाट दे डोंट नो। इसका ये मतलब है कि जो लोग अपने आप को सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रखते हैं, और एक्टिविटी का ये मतलब नहीं है कि वो कोई पॉजिटिविटी नहीं कर रहे, पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं जब वो बिजनेसेस कर रहे हैं या अपने ई-कॉमर्स को फ़रोग दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी पॉजिटिव चेंज। मगर जहाँ लोग सिर्फ इस चीज़ को नेगेटिविटी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं या फ्रॉड केसेस सामने आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना इसके बारे में बात करें। और बात करने के लिए हमने सोचा कि हम बुलाएं साइबर क्राइम विंग के टाइगर को, जिन्होंने ना सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व किए, बल्कि कहते हैं कि वो ऐसे सब केसेस को बहुत जल्द मंजर आम पर लेकर आते हैं।
तो मैं इनवाइट करती हूँ और वेलकम करती हूँ आसिफ इकबाल चौधरी को। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे बताएं कि आपको साइबर क्राइम का और साइबर विंग का टाइगर कहा जाता है, क्यों? मेरा ख्याल है कि सारे का सारा विंग ही टाइगर्स का है, कोई मेरे लिए कोई ख़ास वो नहीं होना चाहिए। सब लोग बहुत अच्छे हैं हमारे विंग में जो काम कर रहे हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे टाइगर्स हैं। दैट इज़ सो काइंड ऑफ यू बाय द वे। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। कुछ लोग रातों रात एक्टर्स बन चुके हैं, रातों रात फेम आ चुकी हुई है, मगर इसके साथ साथ भी हमने ये देखा कि सोशल मीडिया में बहुत से मसाइल भी सामने आए हैं। जैसे अगर हम ख़वातीन की स्पेशली बात करें तो ब्लैकमेलिंग्स और हरासमेंट्स और वुमेन नेगेटिविटी ओरिएंटेशंस, उसके ऊपर हमारा लॉ क्या कहता है? देखिए, साइबर क्राइम की जो इसमें जो साइबर स्पेस है, ये इसमें हमने 3G और 4G के बाद ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इसका यूजेज जो है आपका सोशल मीडिया का, वो अभी पाकिस्तान में कुछ 7 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। 12 करोड़ के करीब जो हैं वो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, यानी हमारी आधी आबादी जो है वो इंटरनेट यूज़ कर रही है। लेकिन इसके हवाले से जो एजुकेशन है वो किसी को नहीं है। जो आप बात कर रही हैं ना कि रातों रात वायरल होने वाली और मशहूर होने वाली, पहले स्टार्स और तरह के होते थे, अब वो स्टार्स जो रातों रात जो वायरल होते हैं और मशहूर होते हैं और रातों रात वो गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि वो नए से नया स्टार आ जाता है। ये बेसिकली लोगों को हमने बताया नहीं कि सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करना है, इसका पॉजिटिव यूज़ क्या है। आजकल पूरी दुनिया में लोग सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव यूज़ है, लेकिन कंटेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए। कंटेंट के हवाले से कोई बात नहीं कर रहा, लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा। ये सोशल मीडिया पाकिस्तान में डिज़ास्टर की तरफ लेके जा रहा है। आप यकीन कीजिए कि जो क्राइम पिछले 4-5 साल से ये पेंडेमिक के बाद से बढ़ा है, और इसका जो यूजेज है वो नेगेटिव साइड पे जो गया है, वो उसका कंपैरिजन ही नहीं है पहले से। लोगों को हरासमेंट के हवाले से अब जो आप बात कर रही हैं, किसी की फेक प्रोफाइल बना देना पाकिस्तान में फन समझा जाता है। किसी को ये पता ही नहीं है कि ये क्राइम है और इसकी 3 साल तक की सज़ा है। यानी किसी की मिस यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन सेक्शन 16 है साइबर क्राइम एक्ट के अंदर, स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है कि अगर आप किसी के नाम की सिम यूज़ करते हैं, किसी की पिक्चर यूज़ करते हैं, मिस यूज़ बेसिकली कहना चाहिए, या किसी की प्रोफाइल फेक बना देते हैं उसके नाम से, तो आपके ऊपर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसमें सज़ा हो भी चुकी। एक 9th का बच्चा, यानी कितनी एज होगी, माइनर होगा वो बच्चा, बिल्कुल, उसको 2 साल की सज़ा हो चुकी है अदालत से। और उसका करियर आप देख लीजिए कि 9th क्लास में वो पढ़ता था। वो एक स्कूल में इलेक्शन में खड़े हुए, जो बच्चों के स्कूल में जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें एक बच्ची का आईडी बना लिया उसने, जो उसकी अपोनेंट थी, जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था, ये देखने के लिए कि उसके साथ कौन कनेक्टेड है, कौन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी फेक प्रोफाइल बना के तो लोगों ने उसके साथ रब्ता करना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने कंप्लेंट कर दी कि मेरी एक फेक प्रोफाइल जो है किसी ने बना दी है और वो उसको यूज़ कर रहा है। वो आइडेंटिफाई हो गया बच्चा जो उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था, 2 साल की उसको सज़ा हो गई और उसका करियर ख़राब हो गया। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं। तो ये है कि फेक प्रोफाइल बना देना। दूसरी एक चीज़ होती है कि किसी ने कोई पोस्ट की है, नीचे कमेंट्स कर दिए इस तरह के कि अब्यूजिव, हेटेड कमेंट्स कर दिए। और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आप किसी को थ्रेट कर देते हैं इनबॉक्स के अंदर कि तुम इतने बजे घर से निकलते हो, ऑफिस जाते हो, या आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, या किसी भी किस्म का उसको इस तरह का कमेंट्स कर देना है, तो वो उसमें जहाँ पे थ्रेटनिंग होगी वो भी साइबर स्टॉकिंग है, वो भी कानून में डिफाइंड है। मैं ये बता दूं कि हमारे पास जो साइबर क्राइम का लॉ है ना, जिसको पेका कहा जाता है, जो बड़ा जिसके खिलाफ बातें भी हो रही हैं और जिसको ड्रैकोलियन लॉ भी कहा गया, वो बड़ा बेज़रर सा कानून है। लेकिन उसमें एक चीज़ ज़रूर है कि सारे जितने भी साइबर क्राइम्स हैं वो डिफ़ाइन कर दिए गए हैं। किसी को थ्रेट किया अगर आपने, किसी को उसकी 3 साल तक की उसकी सज़ा, सेक्शन 24 है साइबर स्टॉकिंग, वो उसके अंदर आ जाता है। इसी तरह से
जो सबसे ज़्यादा जो सीरियस लेवल का क्राइम है। अच्छा, यही मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी आसिफ साहब कि ख़वातीन लड़कियाँ अमूमन जो यंगस्टर्स हैं, बच्चियाँ हैं, वो कभी कमज़ोर लम्हात में अपनी पिक्चर्स सेंड कर लेती हैं या दे वीडियोस या पिक्चर्स, और दूसरा रिसीव करके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है उन पिक्चर्स के ऊपर। क्या लॉ है कि उन बच्चियों की प्रोटेक्शन हो सके और उन पेजेस को, उन वेबसाइट्स को रिमूव किया जा सके? जी, ये वाला जो कानून है ये है सेक्शन 21 साइबर क्राइम एक्ट का। ये नॉन बेलेबल है और ये सबसे सीरियस समझे जाने वाला कानून है हमारे साइबर क्राइम के अंदर। दो, एक ये और एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये जो 21 सेक्शन है ये ऑफेंसेस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, यानी अगर किसी की ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी ने वायरल कर दी, पब्लिक कर दी, पब्लिश कर दी किसी सोशल मीडिया के ऊपर, या ट्रांसफ़र कर दी किसी तीसरे बंदे को, तो उसके ऊपर यह कानून लगता है और इसकी 5 से 7 साल तक की सज़ा है और ये नॉन बेलेबल। मैं आपको इसके हवाले से बता दूं कि फीमेल्स करती क्या हैं, वो क्लास फेलोज़ होती हैं, ऑफिस में उनकी जॉब कोलीग्स होते हैं या कोई भी उनका आपस में ताल्लुक़ होता है, इवन उनकी मंगनी हुई होती है। हमने ये भी देखा कि 17 साल की शादी हो गए 17 साल और हस्बैंड ने वाइफ की पिक्चर्स वायरल की, ये आप लेवल चेक करें, और 3 उनके बच्चे। ये एक मैटर नहीं है, ये इस तरह के बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें हस्बैंड और वाइफ के मामले के अंदर उनके हालात ख़राब हुए तो हस्बैंड ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब इशू यहाँ पे ये किया जाता है कि अगर आपका हस्बैंड भी आपकी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट मांगता है, आपने नहीं देना उसको। रीज़न बीइंग कि जी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, हस्बैंड से ज़्यादा करीब कौन हो सकता है? सही बात है। मैं कहता हूं कि आपका क्लास फेलो भी, आपके दोस्त हैं जी, मंगेतर है, कल को आपके हालात ख़राब भी तो हो सकते हैं। वो बहुत अच्छा आदमी है, वो नहीं करेगा। वो कहता है ना कि एक हस्बैंड, ये मेल्स के बारे में अक्सर मैंने सुना है कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं, लड़की को कहता है और लड़की कहती है जी मुझे आप पे एतबार है। वो जो कहता है ना कि तुम्हें मेरे पे एतबार नहीं है, उस पे तो करना ही नहीं है एतबार। अच्छा, नहीं करेगा, वो बहुत सिंसियर है आपके साथ। भाई, उसका मोबाइल अगर चोरी हो गया, अगर उसका मोबाइल ख़राब हो गया, ठीक कराने के लिए दिया, उस मैकेनिक ने निकाल ली, हमने देखा, हमारे पास मैटर्स आए हैं, उसका मोबाइल स्नैच हो गया तो फिर वो भी तो निकल सकती है। एक ऐसे ही मोबाइल स्नैच हुआ, वो बंदा स्नैच हुआ, एक बंदा बेचने गया मोबाइल, वो लड़की की तस्वीरें थी, वो जिसको बेचा उसने फैक्ट्री रीसेट नहीं किया हुआ था, मोबाइल में से डाटा नहीं उड़ाया था, उसने मोबाइल बेच दिया, अपनी तरफ से वो पिक्चर्स डिलीट कर दी, एक फ़ोल्डर रह गया जो उसने प्राइवेट करके रखा हुआ था। उस फोल्डर में उस लड़की की तस्वीरें थी, बेचारी प्रोफेशनल बंदी थी, वो उसकी वो कोई पुरानी दोस्त थी, वो उधर से वो मैकेनिक ने निकाला और उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो सुसाइड तक चली गई बच्ची, वो खातून। और ये इस लेवल पे सीरियस हो सकता है कि चले मान लिया उस पर आपने एतबार कर लिया, भाई वो मैकेनिक पे तो एतबार नहीं होगा ना जिसके पास मोबाइल ठीक करने के लिए देगा। स्नैचर जब खींचेगा वो तो ब्लैकमेल करेगा, इसलिए इस तरह का कंटेंट बनाना नहीं है। ये बेसिकली आज मैसेज जाना चाहिए फीमेल्स को कि आपने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं बनाना। अगर इस तरह की तस्वीर आपकी चली गई पब्लिक, आप चाइना के अलावा फिर आपको चाइना जाना पड़ेगा जहां पे फेसबुक नहीं चलती। हाँ। बाकी पूरी दुनिया में आप चाइना में नहीं चलती, आप सही कह रहे हैं। चाइना में नहीं चलती, बाकी पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं जा सकते। हम यहीं से अपनी बातों का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। व्यूअर्स, बहुत एक इम्पॉर्टेंट मसले पे हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया की, कि सोशल मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी ज़िंदगियों पे क्या हैं और हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो कौन सा इदारा है जो इस पर बढ़ चढ़ कर काम कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इकबाल चौधरी साहब इस सिलसिले में बात करने के लिए। आसिफ इकबाल चौधरी साहब, हमें ये बताएं कि आपने बात की हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन की, कितना करीबी रिश्ता है और कोई सोच भी नहीं सकता कि आपका हस्बैंड ही आपको इस तरीके से चीट कर सकता है या आपकी कोई चीज़ वायरल कर सकता है। ये कोई एक मैटर नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे मैटर्स हुए
कि उन्होंने जब उनके शादी हुई है उसके बाद इवन वाइफ्स को देखा कि अपने प्राइवेट लम्हात की उन्होंने पिक्चर्स या वीडियोस बनाई हुई हैं हस्बैंड्स के साथ, और जब उनकी डिवोर्स की बात होती है या उनकी सेपरेशन होती है या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। काफ़ी सारे मैटर्स हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 3 या 4 बच्चे होने के बाद 15-18 साल शादी को हो जाएं तो फिर भी वो चीज़ें बाहर आ सकती हैं, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इसमें सिर्फ ये है कि आपने इस तरह का कंटेंट अगर किसी को दे दिया है, वो चाहे हस्बैंड भी है, वो भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। मतलब ये कि आपने मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊं कि एक हस्बैंड के मोबाइल में पिक्चर्स थी वाइफ की, वो वायरल होना शुरू हो गई। अभी तो मैं ये बताया कि हस्बैंड ने की, हस्बैंड ने ब्लैकमेल किया। एक और सिनेरियो क्या हो सकता है जो हमारे सामने आया कि वो पिक्चर्स जो हैं वो वाइफ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया किसी ने उन पिक्चर्स के साथ, और वो हस्बैंड और वाइफ दोनों आए साइबर क्राइम विंग के पास कि हस्बैंड बेसिकली कंप्लेनेंट बना। हस्बैंड कंप्लेनेंट है कि मेरी बीवी की तस्वीरों से इनको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। बीवी कह रही है कि मेरी जो तस्वीरें हैं वो सिर्फ हस्बैंड के मोबाइल में हैं, मैंने इनको भेजी हैं, वो किसी तीसरे बंदे के पास नहीं। हस्बैंड साहब भी साथ आए हुए हैं, वो कह रहे हैं जी बंदा पकड़ो कौन है, दोनों मिल के आए हुए हैं। अब हमारे साइबर क्राइम विंग के हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो परेशान के यार ये पिक्चर्स जो हैं उन्होंने मोबाइल भी चेक किए, सारा कुछ देखा, ये नहीं हैक हुई हुई इनकी कोई ऐसी चीज़, ना मोबाइल हैक हुआ है ना इनका सोशल मीडिया का आईडी हैक हुआ, तो कोई जिन तो नहीं है। वो लग यूं ही रहा था कि कोई जिन है बीच में कि जिसने मोबाइल से तस्वीरें निकाली और ब्लैकमेल कर रहा है। तो हमारे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सामने आया कि वो हस्बैंड साहब जो हैं उन्होंने दूसरी शादी की हुई थी और दूसरी बीवी ने निकाल ली हुई थी उनके मोबाइल से तस्वीरें, और वो कर रही थी पहली बीवी को ब्लैकमेल। और उस इन्वेस्टिगेशन में एक तो ये पकड़ा गया कि ये इसमें हरासर कौन है, दूसरी बीवी, और फिर दूसरी चीज ये पकड़ी गई कि हस्बैंड ने दूसरी शादी भी की हुई है, वो 2 साल से छुपा के बैठे हुए थे साहब। तो ये वो चीजें हैं जो हमारे सामने डे टू डे मतलब ऐसी आती हैं। एक हमारे पास ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि एक बहन आइडेंटिफाई हुई कि जिसने अपनी बड़ी बहन और बहनोई की हुई थी पिक्चर्स जनाब, और उससे ये मैंने पूछा, वो मेरे पास ही था मैटर, ये बड़ी पुरानी बात है। मैंने कहा, वो डॉक्टर थी लड़की, मैंने कहा डॉक्टर साहिबा ये आपने क्या किया? 6 महीने लगे हमें ये ढूंढने के लिए कि कौन कर रहा है। वो कहती जी इन्होंने ये जो मेरे बहनोई हैं इन्होंने शादी मेरे साथ करनी थी तो कर मेरी बड़ी बहन के साथ ली है, और इन्होंने मेरे साथ बेवफाई की है, तो मैं इसलिए ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे ये बताएं कि खवातीन भी इस क्राइम से मुलविस होती हैं? मतलब कि हम हमेशा समझते हैं कि बंदे कर रहे होंगे, कितने परसेंटेज खवातीन की है जो कि फेक पिक्चर्स या आपके पेजेस बना लेती हैं? देखिए वो बहुत कम है कि 2 लोगों का रिलेशनशिप है और मेल्स को, वो मेल्स आते हैं हमारे पास कि जिनको फीमेल्स हरास कर रही होती है, ये होता है, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, ज़्यादा मेल्स करते हैं। बट आजकल ये बिजनेस बन चुका है। ये मैं आपके सुनने वालों के लिए ख़ास तौर पे, ये मेल्स के लिए, मेल्स को जिन मेल्स यानी जो खाते पीते घर से हैं, जो अच्छी जॉब पे हैं, ऑफिसर्स हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए उनको टारगेट किया जाता है, ख़ास तौर पे फेसबुक के ऊपर उनको ऐड किया जाता है। सामने लड़की होती है, जेन्युइन लड़की होती है, वो बात करना शुरू कर देती है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ट्रेंड होती है वो उस बंदे को ट्रैप करके उस स्टेज पे ले आती है कि या वो शर्ट उतार दे या वो अपने पूरे कपड़े उतार दे, और बंदे कर जाते हैं। ये मैटर्स हैं जो हमारे पास आए। वो उन्होंने, लड़की ने क्या किया होता है कि लड़की ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई होती है कि जो ही उसने ऊपर के 4 बटन्स भी खोल दिए ना, वो फंस गया। तो वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाई होती है, वो आपस में चैट कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए पॉलिटिशियंस के भी और कुछ लोगों के भी, आपने देखा प्रोफाइल केसेस बिल्कुल आए थे। वो यही वो चीज़ है कि लड़कियां उनको ट्रैप करके इस स्टेज पे ले आती हैं कि वो समहाउ वो अपने आप से बेचारे निकल जाते हैं। उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो की कि आपने वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करनी
अननोन नंबर से आई हुई, क्योंकि अननोन नंबर से जो हरेसर्स हैं, मेल्स हैं, वो फीमेल्स को कॉल करते हैं, कपड़ों से बाहर बैठे होते हैं, जो ही लड़की एक्सेप्ट करती है कॉल, आगे बंदा बैठा होता है बगैर कपड़ों के बरहना हालत में, वो 1 सेकंड में आप कॉल काट देते हो, लेकिन वो स्क्रीनशॉट बन जाता है। वो स्क्रीनशॉट वो कहता है कि ये मैं दिखाऊंगा तुम्हारे हस्बैंड को, तुम्हारे बाप को, तुम्हारी फैमिली को कि तुम मेरे साथ ये बात करती हो। आप किस किस को बताओगे कि वो जस्ट एक इंसिडेंट था और 1 सेकंड के लिए वो वीडियो ऑन हुई? आप नहीं लोगों को बता सकते। वो एक स्क्रीनशॉट आपको कहां से कहां ले जाता है। अननोन नंबर से वो आपने वीडियो कॉल एक्सेप्ट नहीं करनी। और दूसरी चीज आम तौर पे ये होती है फीमेल्स को भी इसी तरह से। अगर इसको लाइटर उसमें लेके जाना है आपने, एक ऐसी विक्टिम थी खातून जो कि 70 साल की थी। मैं ये डरा नहीं रहा, मैं फैक्ट, मुझे हर कोई ये कहता है कि आपसे बात करने के बाद ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं। सही है। और मैं फिर भी हंस रहा हूँ यहाँ पे बैठा, उन चीज़ों को डील करने के बाद भी। आप हमारी मतलब अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ से गुजरते हैं। 70 साल की खातून है, मैंने उनसे पूछा, हम लोग जज नहीं करते, हम पूछते नहीं कि ये क्या मसला है। अगर कोई विक्टिम आपके पास आ गई है ना, उससे गलती हो गई, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि बेटा अगर आपसे गलती हो गई तो बाबा को बता देना जल्दी से आके कि बाबा ये गलती हो गई है, बस अब आप संभालें। इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ होनी चाहिए। 70 साल की खातून से मैंने पूछ लिया, मेरे से नहीं रहा गया, मैंने कहा ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी इट वाज माय वीक मोमेंट, और उसने एक्सप्लॉइट किया। अगर 70 साल की खातून जो नानी भी है, दादी भी है, उसका वीक मोमेंट हो सकता है तो किसी का भी हो सकता है। तो उसको फिर जज नहीं करना, उसका साथ देना है, उस विक्टिम के साथ खड़े होना है, और उस वो जो ब्लैकमेल कर रहा है उसको पकड़ना है, और उस बच्ची के दिमाग से उस भेड़िए का खौफ निकालना है, और वो हम निकाल लेते हैं। मैंने ये भी सुना है कि जिसकी आप काउंसलिंग करते हैं बुलाकर, किसी भी किस्म की हो, उसके बाद वो वापस वो क्राइम नहीं करता। नहीं करता जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये क्लेम करता हूँ कि मेरा पकड़ा हुआ बंदा दोबारा FIA में नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि आपने मारना तो होता नहीं है, बट आप जो इन्वेस्टिगेशन है ये सारी दिमाग की गेम है। आपने उसकी काउंसलिंग करनी है, आपने उसके दिमाग में ये बिठा देना है कि ये काम नहीं करना, तो वो फिर नहीं करता बंदा। आपको दोनों की काउंसलिंग करनी पड़ती है। और साइबर क्राइम विंग में फीमेल ऑफिसर्स हैं असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, बेसिकली हर स्टेशन पे मौजूद हैं, जो काउंसलिंग करती हैं हर उस विक्टिम खातून की कि जिसको ज़रूरत होती है। वहीं पे बेसिकली खौफ निकालना होता है। कोई थोड़े बहुत, ये इतना अरसा हो गया अब काम करते हुए, थोड़ा बहुत काउंसलर्स हम भी हो गए, जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, कि हमें पता है कि उस विक्टिम को किस तरह से आपने डील किया। ये अच्छी आपने बात की है। तो यहाँ व्यूअर्स लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आसफिक बाचौधरी हमारे साथ हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि ख़वातीन, ऐसी तमाम ख़वातीन जो किसी मुश्किलात का शिकार हैं, हरासमेंट का शिकार है, ब्लैकमेलिंग का शिकार है, वो अपने राइट्स के लिए क्यों नहीं जाती साइबर क्राइम और कंप्लेन करती? क्या वजह है? देखिए, जाती हैं बहुत सारी ख़वातीन साइबर क्राइम में, लेकिन उस तरह से जिस तरह से लोगों को एतबार और एतमाद होना चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम की वजह से मेरा ख्याल है कि वो लोग नहीं जाते। क्योंकि ऑलरेडी जिस खातून की या लड़की की इस तरह की ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट वायरल होता है या हरासर के पास होता है, वो उसको कहता है कि अगर तुमने किसी के साथ ये चीज़ शेयर की तो मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, जो उसका वो होता है। तो उसके खौफ से ख़वातीन नहीं आती। फिर उनको ये एतबार नहीं होता कि आगे जाएंगे तो आगे भी कोई भेड़िया ना बैठा हो, हमारे घर वालों को पता चल जाएगा, आगे जो ऑफिसर होगा वो उसको एक्सप्लॉइट ना कर दे, कोई इस तरह की चीज़ें। तो इस हवाले से मैं वैसे इंश्योर करना चाहूँगा, लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा, फीमेल्स को, कि वो फीमेल्स जो घर नहीं बताती, जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्टूडेंट्स होती हैं या यहाँ पे फैमिली से दूर जॉब कर रही होती हैं बड़े शहरों में, उनको जाना चाहिए। उनके घर वालों को पता नहीं चलता। और हाँ, अनटिल अनलेस को माइनर बच्ची है
उसकी ऑब्वियसली कस्टोडियन को लेना पड़ता है चैनल के अंदर, लेकिन हम उनकी फैमिली को उनको समझा लेते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि एक खातून थी, उनके 2 बच्चे, और उनसे गलती हो गई इस तरह की कुछ, उसके बाद वो लड़के ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। हमने उसकी कंप्लेंट पे आम तौर पे ये होता है कि ओरिजिनल पिक्चर्स जो होती हैं ना, जो ऑब्जेक्शनेबल होती हैं, जिनको कानून में लिखा हुआ है सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस, हम उनको आम तौर पे फॉर्ज्ड लिख देते हैं एफआईआर के अंदर, ठीक है, ताकि उस खातून की इज्जत नफ्स भी बच जाए। अगर उसकी फैमिली को पता भी चल जाता है, उसकी वजह यह कि फॉर्ज पिक्चर और ओरिजिनल पिक्चर उन दोनों की सज़ा एक ही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लासिफाइड कंटेंट होता है। बिल्कुल, उससे होता यह है कि वो जो अगर वो एफआईआर बाहर निकल जाए, उसके हस्बैंड को, उसकी फैमिली को पता चल जाए, तो उनको हम भी कह देते हैं कि ये फौज पिक्चर्स थी, तो उसकी इज्जत भी बच जाती है और वो उसका मसला भी हल हो जाता है। लेकिन वहाँ तक जाना नहीं पड़ता। आमतौर पे हमारे साइबर क्राइम विंग में अगर 1 लाख एप्लीकेशंस है ना सोशल मीडिया की, आप अगर एफआईआर्स उठा के देखें तो एफआईआर्स होंगी 2000, 1500। उसकी वजह ये है कि ज़्यादातर मैटर्स में आपको हरास वो कर रहा होता है, ब्लैकमेल वो कर रहा होता है, या आपका उससे डायरेक्टली ताल्लुक होता है, या इनडायरेक्टली वो आपकी फैमिली, फ्रेंड या आपका कोलीग या कोई इस तरह का। अच्छा, जब वो आइडेंटिफाई होता है ना, तो वो फिर भाग दौड़ करता है, इनकी सुलह हो जाती है, कहीं ना कहीं वो तरस भी आ जाता है खातून को, वो पुरानी मोहब्बत भी जाग जाती है, तो वो फिर उसको माफ़ कर देते हैं। अच्छा, जब उनकी सेटलमेंट हो गई, जब ये इंश्योर हो गया कि वो लड़का दोबारा नहीं करेगा ये काम, तो फिर जाहिर है साइबर क्राइम को भी एतराज़ नहीं होता। मकसद होता है कि उनका मसला हल किया जाए। तो इसलिए मैं इनकरेज करूँगा फीमेल्स को कि वो आएँ। तो आपने बहुत एक अच्छी एडवाइस दी है सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, जिनको मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और ऐसी चीज़ें वो फेस कर रही हैं, उनके लिए हमारा एक इदारा है साइबर क्राइम विंग, जो कि बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। और हमारे साथ पास बेहतरीन ऑफिसर्स हैं जो कि इंश्योर कर रहे हैं कि ख़वातीन की ना सिर्फ इज़्ज़त मजरू होगी, बल्कि ये चीज़ क्लासिफाइड तरीके से हल की जाएगी। बातों का तो सिलसिला जारी है, मगर हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ खाएं भी साथ साथ। तो अनम, आज आपने क्या बनाया? आज हमने बेसिकली बनाया है स्टफ़ चिकन पराठा विद चीज़। हमने बेसिकली इसको स्टफ़ किया है। तो मैं एक आपको जल्दी से इसकी क्विक रेसिपी दे देती हूँ। उसके लिए चिकन का कीमा मैंने लिया है 1/2 kg के करीब। उसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन जाएगा। आप चाहें तो इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ और फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें सीजनिंग में इसके अंदर जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, रेड चिली क्रश, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर डालकर हम कीमे को अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। जैसे ही कीमा पक जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। आप इसको जो है घर में भी पराठा बना के कर सकते हैं। तो मैंने इस वक्त जो है इसको फ्रोज़न पराठास के साथ बनाया। तो फ्रोज़न पराठास के साथ बेसिकली क्या होता है कि थोड़े से ज़रा क्रिस्पी बनते हैं पराठा। तो आपने स्टफिंग करनी है, मोज़रेला चीज़ की लेयरिंग करनी है, ऊपर एक और पराठा स्टफ़ करना है, उसकी साइड्स को अच्छी तरीके से आपने लॉक करना है और बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे आपने इसको कुक करना है अनटिल अनलेस जो है आपका और आप हमें सर्व भी करें। अब गोल्डन हो जाए। आप सर्व करें। और आसिफ साहब लैया से बिलोंग करते हैं और हमने सोचा कि आज थोड़ा सा याद ताज़ा कराने पराठे खिला के आपको। वैसे तो आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा इतने केसेस के अंदर। लैया की आपका रिसर्चर अच्छे हैं। मैं जी बिल्कुल लैया से हूँ और 96 में मैं आया था पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस फिर लाहौर के हो गए, लेकिन ये है कि दिल हमारा लैया में ही होता है ना। मेरे बचपन के दोस्त हैं वहाँ पे, तो उनके साथ आज भी मुलाकात वैसे ही है, क्योंकि यहाँ पे जिन दोस्तों के साथ मिलते हैं तो वो बड़ा एक फॉर्मल सा होता है। तो उनके साथ मिलते हैं तो वही बातें, वो सारी यादें आ जाती हैं। यानी अगर वो तू तराक वाली जो बात है ना, वो जिंदगी से ख़त्म नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे हो नहीं सकती, और फिर वहाँ वाले दोस्तों को मैं या मिलने जाता हूँ या वो इधर आते हैं। हाँ जी, तो वो फिर बंदा थोड़ा हमने सोचा कि आज हम आपको पराठे कराएं, आप इनकी इन्वेस्टिगेशन करें, पराठे कैसे बने, कैसे बना, इसको आप देख सकते हैं। देखें जी, ये रिस्क है और माशाल्लाह जिस तरह से उन्होंने बताया तो अच्छे से खाएंगे कैमरे के सामने। तो नहीं, कैमरे के सामने खाएं, हम देखना चाहते हैं कि एक ये एक लाइटर वे में भी तो होना चाहिए ना, कि आपको हमेशा लोग देखते होंगे, डरते होंगे आपसे। नहीं, कोई नहीं डरता। अच्छा बताना आपने कैसे लगा। ये पैक हो सकते हैं जी बिल्कुल। बहुत मजे का। थैंक यू। बहुत मजे का। वेरी नाइस। और इसमें कीमा है और क्या? इसमें कीमा है और चीज़ है और थोड़ी सी वेजिटेबल। अच्छा, मुझे ये बताएं टाइगर साहब, आप डरते नहीं हैं? आपके तो अपने घर में फायरिंग हुई थी।
जी डर नहीं लगता। ज़िंदगी में जो चीज़ ख़त्म हुई वो खौफ है अल्हम्दुलिल्लाह, और शुरू से ही ऐसा है। अब्बा ने कुछ ब्रॉटअप ऐसा किया, तो हाँ प्यार से कोई दरिया से गुज़ार ले तो मैं गुज़र जाता। जहाँ पे कोई कह दे ना मैं तुम्हें देख लूँगा, तो वहाँ पे पता नहीं, मतलब ये नहीं कि ज़ाती तौर पे ज़िंदगी में बड़े मुश्किलें आई देखी, यानी, लेकिन जब आप गलत काम नहीं करते ना फिर आपको डर नहीं लगता। और एक चीज़ जहन में बैठ गई, मैं आपको बताऊं, मेरी अपने पेरेंट्स के साथ बड़ी अटैचमेंट है आज भी। अब्बा अम्मा नहीं है, तो मैंने किसी से पूछा कि यार मरने के बाद माँ बाप से मिला जा सकता? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिल सकता। उस दिन से तो बिल्कुल ही डर नहीं लगता मरने का, क्योंकि यहाँ पे किसी को छोड़ के जाना है तो आगे किसी को जाके मिलना, तो उसके बाद से डर नहीं लगता। बिल्कुल, क्या बात की आपने। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि आपने बच्चों पे बहुत काम किया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर आपने यू पुट अप लॉट ऑफ केसेस एंड आपने बड़ी सही इन्वेस्टिगेशन गई, और उससे यू वर द फर्स्ट ऑफिसर हु हैड अ लॉट ऑफ ऑन सोशल मीडिया पे भी आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुए। तो बच्चों के ऊपर पोर्नोग्राफी पर आपने क्या चीज़ देखी पाकिस्तान में? देखिए हमारे यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है आज, मैं बीइंग अ मेंबर ऑफ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी और एक जस्टिस सिस्टम का हिस्सा होते हुए, क्योंकि हमारे पास जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्रिमिनल बच जाए, क्रिमिनल को बचना नहीं चाहिए। और ये यहाँ पे अलमी है। वैसे मैंने वो पहला चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो सज़ा हुई थी वो मेरे ही केस में हुई थी, सरगोदा चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अच्छा उसमें ऑफर्स भी हुई, उसमें धमकियाँ भी मिली, उस पर बड़ा कुछ हुआ उसमें, लेकिन अल्लाह का कोई ख़ास करम हुआ कि उसमें मैक्सिमम सज़ा जो 7 साल की थी वो हुई। एक अटक से हमने पकड़ा था। मैं जाते जाते पेरेंट्स के लिए बताता चलूँ कि आजकल मेरे ख्याल से माँ बाप का दोस्त होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को, आपके बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो माँ बाप उसका साथ देंगे, ये उनको पता होना चाहिए। मैंने अपने बच्चों को कहा है कभी कोई आपको कहे ना आपके पेरेंट्स को बताऊंगा, तो बेटा आपने पहले ही आगे बता देना, जितनी बड़ी मर्जी गलती होगी मैं आपके साथ हूँ। ये होता है। उनको मेरी बेटी ने आके मुझे कहा कि बाबा ये किया मैंने स्कूल में शरारत, तो वो टीचर कह रही थी आपके पेरेंट्स को शिकायत लगानी है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। मैंने कहा आपने अच्छा किया, कोई नहीं, खैर है, बच्चे शरारत नहीं करते। मैं उनके साथ खेलता हूँ। घर जाना है 1 घंटा या 1.5 घंटा मोबाइल ऑफ कर दे। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पेरेंट्स से कि मोबाइल फ़ोन ऑफ करके आपने प्योर टाइम अपने बच्चों को देना। जो बच्चे हैं वो असल में एसेट हैं आपका। घर गाड़ी ये एसेट्स नहीं है, बच्चा एसेट है। जब खुदा ना खास्ता पेरेंट्स बीमार होते हैं ना तो बच्चा ही टांगे दबाता है, बच्चा ही हॉस्पिटल लेके जाता है। आपका घर या आपकी गाड़ी खुद चल के नहीं लेके जाता। बच्चों के साथ एफिलिएशन आपकी होगी तो बच्चा खराब नहीं होगा, जितनी मर्जी आपकी मालो दौलत हो। वी लर्न अ लॉट, और कहते हैं ना कि आगाही मिली है हमें कि हमारे राइट्स हैं और उन राइट्स को एक्सरसाइज कैसे करना है, कंप्लेन कैसे करनी है। और हमारे इर्द गिर्द ना सिर्फ बहुत से मसाइल हैं बल्कि हम उन मसाइल में समटाइम्स खुद भी होते हैं, लेकिन हमारी इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम जाके कंप्लेन कर सकें, हम बता सकें कि हम लोग जो हैं वो किस मसले का शिकार हैं, किस प्रॉब्लम्स में हम गुजरे हैं। मगर आगाही लेना और ऐसी टैबूज़ की बात करना, ऐसे स्टीरियोटाइप्स को डिस्कस करना ही एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की निशानी है। थैंक यू सो मच अगेन। हम आपको फिर इनवाइट करते रहेंगे। और व्यूअर्स, प्रोग्राम का सिलसिला होता है ख़त्म। कल मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड मॉर्निंग।